मतलब अगर मैं बोलूँ कि 10,000 जूल के तुमने लो फ्रिक्वेंसी के टुकड़े किए, तो यहाँ पे तुम्हें ऐसा दिखेगा कि यहाँ पे टुकड़े ज़्यादा होंगे बट हर टुकड़े के पास एनर्जी कम रहेगी। मतलब ऐसा समझो कि हर टुकड़े के पास 100 जूल एनर्जी होगी। और ऐसे कितने टुकड़े होंगे? 10 टुकड़े होंगे। और यहाँ पे 2 ही टुकड़े होंगे 500 जूल के, बट हर टुकड़े के पास 250 जूल होगी। क्लियर है क्या? मतलब इस लाइट के 2 ही टुकड़े आएंगे बट हर एक टुकड़ा कितने का आएगा? 250 का। इसके 10 टुकड़े आएंगे, हर एक 100 के आएंगे। और समझो इसे मिनिमम 240 जूल चाहिए तोड़ने के लिए। तो इसकी बॉन्डिंग ये तोड़ सकेगा, ये एब्जॉर्ब हो जाएगा, और ये तोड़ ही नहीं सकेगा तो ये एब्जॉर्ब नहीं हुआ, एक तो ये रिफ्लेक्ट होगा, फिर ये आर पार चले जाएगा। क्लियर है क्या? तो ये समझा था किस भैया को, फ्लैंक को, किससे? ब्लैक बॉडी रेडिएशन ने। तो भैया ने एक थ्योरी लिख डाली थी, फ्लैंक थ्योरी, और एक नया फिजिक्स लिया था, दैट इज अ क्वांटम फिजिक्स। उसने लाइट को क्वांटम किया था, मतलब क्वांटिफाई किया था, मतलब नंबर में क्लासीफाई किया था। क्लियर है क्या? तो प्लैंक ने ये सारा ब्लैक बॉडी रेडिएशन के ऊपर से बताया, ऐसा ही होता होगा बोले। इसका मतलब बोले लाइट टुकड़ों में आती, और हर एक टुकड़ा अपना अपना वर्क कर सकता है, और हर एक टुकड़े के पास अलग अलग एनर्जी है। इसे कहते हैं व्हाट? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। जिसने बताया था, ये भी अपन पढ़ेंगे आगे और डिटेल में। हर एक पार्टिकल के पास एनर्जी कितनी होती है? h/m, हर एक टुकड़े के पास। और जो बेसिकली किसके जैसे बिहेव कर सकते हैं? एक मास पार्टिकल के जैसे बिहेव कर सकते हैं। इवन उसने वो ये भी प्रूव कर दिया था कि हर एक पार्टिकल के पास मोमेंटम होता है h/λ। लैम्बडा इज द फ्रीक्वेंसी, c इज द स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज द लैम्बडा इंटू फ्रीक्वेंसी, बराबर है? वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर मैंने डिस्टेंस कितना लिया है एक वेव जैसा, तो टाइम कितना लगेगा? टाइम पीरियड जितना। सो द लैम्बडा 1/टाइम पीरियड इज द फ्रीक्वेंसी। सो स्पीड ऑफ वेव इक्वल टू और लैम्बडा इंटू फ्रीक्वेंसी, ये फॉर्मूला होता है कोई भी वेव का, बराबर है? तो उसने बोला एक मोमेंटम भी जनरेट करता पार्टिकल, कितना? h/λ। इसमें मास नहीं है, इसमें वेवलेंथ है, तो ये वेव का मोमेंटम है। ये भैया जी ने प्रूव किया था कि हर एक पार्टिकल के पास एक एनर्जी होती है बोले, और उसका नाम भी उसने रख दिया था, उसे वो कहता था फोटोन। क्लियर? तो प्लैंक ने नियरली बहुत कुछ एक्सप्लेन कर दिया था, बट सारा हाइपोथेटिकल है। एक ब्लैक बॉडी रेडिएशन छोड़ के उसके पास कोई प्रूफ नहीं था। तो उसके अकॉर्डिंग लाइट क्या थी? एक पार्टिकल थी, हर पार्टिकल के पास एनर्जी होती है। लाइट एक पार्टिकल जैसा बिहेव करती, बॉन्ड तोड़ने के लिए वो टुकड़ों में एनर्जी देती, एक एक पार्टिकल कोलाइड करवाती। ये सब उसने लिखा, एक एक्सपेरिमेंट किया, बाकी सारा हाइपोथेसिस, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट से कुछ समझा नहीं था, उसने सिर्फ रियलाइज़ करवाया लोगों को। सच में ऐसा होता होगा इसके कोई प्रूफ नहीं थे भैया जी के पास। तो ये थी प्लैंक की क्वांटम थ्योरी, ठीक है। फिर उसके बाद ना मैक्सवेल आया, इसने सारी दुनिया पलट दी प्लैंक्स की। मैक्सवेल भैया ने क्या किया कि उसने डायरेक्ट इलेक्ट्रिक इफेक्ट से और मैग्नेटिक इफेक्ट से एक नए टाइप के इफेक्ट जनरेट कराए जो विजन दे सकते थे, और उसे उसने कहा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसके पूरे कैरेक्टर जब स्टडी किए तो इट इज़ टोटली लाइक अ लाइट। सो उस दिन से डायरेक्ट बना गया कि लाइट इज़ अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वो सिर्फ एक इफेक्ट्स है इलेक्ट्रिक एनर्जी के एंड मैग्नेटिक एनर्जी के, उसमें कोई पार्टिकल नहीं है, कोई कुछ नहीं है, वो एक टोटली वाइब्रेशन है एक दूसरे के परपेंडिकुलर। ये हो गया नियरली 1700 का सन, 70s। अब साला फिर से लोग परेशान हो गए कि लाइट क्या है। इसने कहा लाइट वेव है, इसने कहा लाइट पार्टिकल है, फिर एक बंदा है उसने कहा वेव है, फिर एक बंदा है उसने कहा पार्टिकल है, और फिर एक बंदा है उसने कहा वेव है। अब आए द गॉडफादर, द ग्रेट आइंस्टाइन, जिन्होंने बोला लाइट पार्टिकल है। क्यों? तो मैं कह रहा हूँ नहीं,
उन्होंने एक इफेक्ट करवा के देखा कि इलेक्ट्रॉन पे लाइट को कोलाइड करवाया, या एक एटम पे लाइट को कोलाइड करवाया, एंड बाहर कौन निकला? इलेक्ट्रॉन। अगर लाइट इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलवा सकती है तो लाइट खुद भी क्या है? इलेक्ट्रॉन जैसा पार्टिकल। एक मतलब लाइट के पास पार्टिकल नेचर है, वो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलवा सकती। सेकेंड, उसने और एक चीज़ प्रूव की कि लाइट में छोटे छोटे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। तो उसने बोला समझो एक आधी लाइट की वेव है, वो अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकलवा सकती, अगर ऐसी तुमने बहुत सारी वेव्स ली, बहुत सारी वेव्स, एक नहीं, और उसी मटेरियल के ऊपर कोलाइड की, तुम्हें ऐसा दिखेगा कि समझो पहले एक वेव ने एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला, तो दो वेव दो निकालेगी, तीन वेव तीन इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगी। ठीक है, समझो एक 10 जूल की वेव विद 10 हर्ट्ज इलेक्ट्रॉन बाहर निकलवा सकती, तुमने 10 हर्ट्ज की 10 जूल की कितनी वेव्स ली? 3 वेव ली, मतलब टोटल कितने जूल की? 30 जूल की। तो कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकल हुए दिखेंगे? 3। पर अगर तुमने 30 जूल की एक वेव ली, बट उसकी फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज है, तो भले ही वो 30 जूल है और वो 10 वेव है या एक वेव है या क्या है भगवान जाने, बट अगर वो 5 हर्ट्ज की है तो वो एक भी पार्टिकल बाहर नहीं निकलवाएगी। इसका मतलब उसने बोला कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए एक पर्टिकुलर एनर्जी लगती है, वो एक पर्टिकुलर एनर्जी उस बॉडी को तब नहीं मिलती जब तुम टोटल एनर्जी देते, बल्कि तब मिलती जब तुम एकाधे वेव की क्या बढ़ाते? फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब लाइट वेव एक साथ नहीं आ रही है, वो टुकड़ों टुकड़ों में आ रही है, और हर टुकड़े की एनर्जी कब बढ़ती? जब तुम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते। बराबर है, क्योंकि एक टुकड़े के पास एक फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो उसके फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड होती है। तो तुम ऐसी कितनी भी वेव्स भेजोगे, समझो ये पार्टिकल है, जस्ट इमेजिन करके देखो, बोले समझो एक पार्टिकल है, तुमने यहाँ पे 100 पार्टिकल भेजे लाइट के, 100, और हर एक के पास समझो 8 जूल एनर्जी है और वो 8 हर्ट्ज की है, तो इसमें का एक भी पार्टिकल इसमें से समझो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलवा सकाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 10 जूल चाहिए मिनिमम। बराबर। तो तुम समझो ये तुमने 10 पार्टिकल भेजे, हर एक के पास 8 जूल, मतलब टोटल तुमने कितनी एनर्जी दी? 80 जूल। 80 जूल की एनर्जी तुम्हारा इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलवाएगी, ये तो वो प्रूव करके देगा, या ये प्रूव हुआ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से, बल्कि एक 10 जूल की वेव इलेक्ट्रॉन बाहर निकलवा सकता है। बराबर। कैसे? वो एक ही भेजे लेकिन 10 हर्ट्ज से भेजे। बराबर बराबर। तो ऐसा कब होता? एक ही पार्टिकल के पास 10 हर्ट्ज कब होती, सॉरी 10 जूल कब होती? जब वो फ्रीक्वेंसी बढ़ाता। इसका मतलब लाइट भी इसी छोटे छोटे पार्टिकल के जैसे आ रही है, क्योंकि वो काम तो ऐसा ही कर रही, और वो हर एक पार्टिकल की एनर्जी कब बढ़ती है? जब उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जाती है। ये समझा क्या? इतना समझा होगा। अब आगे बढ़ते हैं। क्लियर? अब थोड़ा मैं तुम्हें बता रहा ना, ये टोटली डिस्कशन बेस्ड लेक्चर होगा अपना पूरा, इसमें तुम्हें कुछ भी नहीं समझेगा या तुम्हें सिर्फ रियलाइज होगा। ये क्लास हुआ कि इसके बाद के क्लास में मैं तुम्हें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड बेसिक टर्म्स पढ़ा दूंगा, चैप्टर ख़त्म हो जाएगा उसके बाद के लेक्चर में, बस बात ख़त्म। मतलब ऐसा समझो कि आज अगर अपलोड हुए तो आज, तो कल तक तो सारे वीडियो अपलोड हो जाएंगे, कल रात को आपको पूरे वीडियो देखने मिल जाएंगे, पूरा का पूरा चैप्टर। क्लियर है? तो ऐसा हुआ है या ऐसा करके बताएगा कौन? आइंस्टाइन। तो ये फ्लैंक्स थ्योरी बस सही थी, ये भी प्रूव करेगा कि हर एक पार्टिकल के पास एक h इंटू नू, दैट इज द फ्रीक्वेंसी, इतनी एनर्जी होती है, एंड लाइट की टोटल एनर्जी ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल में डिवाइड होती है। क्लियर?
क्लियर? अब वो कैसे करेगा? एक मिनिमम बा एनर्जी के बाद अगर तुमने ज़्यादा एनर्जी दी, जैसे 10 जूल चाहिए, तुमने 15 हर्ट्ज़ दी, तुम्हें ऐसा नहीं दिखेगा कि 15 हर्ट्ज़ करने से या 30 हर्ट्ज़ करने से 3 इलेक्ट्रॉन नहीं बाहर निकलेंगे, एक ही बाहर निकलेगा, बट उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। मतलब स्पीड बढ़ी मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, मतलब उसके पास की एनर्जी बढ़ी। तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कब बढ़ी? जब उस पर कोलाइड होने वाले की एनर्जी बढ़ी होगी। तो उसके ऊपर कोलाइड एक क्या हुआ होगा? लाइट का कोई तो भी पार्टिकल। उस पार्टिकल की एनर्जी कब बढ़ी? जब उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाई। इस तरीके से वो प्रूव करता। कौन? आइंस्टाइन। जब वो एनर्जी बढ़ा के नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ाता, मतलब समझो ज़्यादा एनर्जी इसलिए नहीं कि हर एक के पास एनर्जी ज़्यादा है, सबके पास 10-10 जूल ही है, बट ऐसे एट ए टाइम कितने पार्टिकल इसके ऊपर कोलाइड हो रहे हैं? 2। तो अब तुम्हें हर एक इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी कम दिखेगी, बट ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन दिखेंगे। समझा है? इसका मतलब एनर्जी बढ़ाने से वो पार्टिकल की एनर्जी नहीं बढ़ी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उतनी ही एनर्जी से बाहर निकले, बल्कि नंबर ऑफ पार्टिकल ज़्यादा थे इसलिए एनर्जी बढ़ी। बराबर है? फिर एक ही पार्टिकल के पास एनर्जी ज़्यादा है ऐसा कब समझोगे? जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा उसके पास एनर्जी ज़्यादा रहेगी। तो कोलाइड होने वाले पार्टिकल के पास एनर्जी ज़्यादा रहेगी। वो कब रहती? जब उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रहती। तो लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से हर पार्टिकल की एनर्जी बढ़ाती। बराबर है? बराबर है? हमें टोटल एनर्जी बढ़ी, क्यों बढ़ी? तो क्यों तो फ्रीक्वेंसी बढ़ी। अब क्यों टोटल एनर्जी बढ़ी फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से? क्यों तो हर पार्टिकल के पास की एनर्जी बढ़ी, ऐसा उसका मीनिंग होगा। अब समझो टोटल एनर्जी बढ़ी बट फ्रीक्वेंसी वही है, इसका मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ाए होंगे, तुमने ज़्यादा वेव्स भेजी होगी। क्लियर है? क्लियर है? मतलब एनर्जी वही बट इफ़ेक्ट अलग अलग मिल सकता फ्रीक्वेंसी पे। मतलब एनर्जी एक जैसी नहीं आती है, वो पार्टिकल के फॉर्म में आती है। हर एक पार्टिकल के पास एक एनर्जी रहती है जो उसके फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड होती है। बराबर है? बराबर है? तो समझो तुम्हारे ऊपर मैं 20 जूल के ही पार्टिकल भेज रहा, अब तुम्हारे ऊपर 20 जूल ही भेजा, तो तुम्हारी आँख के वो आर पार जाएंगे या सिर्फ तुम्हारे आँख को गर्म करेंगे, ये डिपेंड है। अगर मैंने उनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रखी तो तुम्हारे आँखों के आर पार चले जाएंगे, क्योंकि वो कोलाइड होने के बाद वो ताकत से पार्टिकल को ढक लेंगे। और वही अगर मैं सेम एनर्जी कम फ्रीक्वेंसी से भेजूँ तो सिर्फ तुम्हारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा, वो पार्टिकल आर पार नहीं जाएंगे, बट आपकी बॉडी से बहुत सारे चार्जेस जाना चाहेंगे तो आपकी बॉडी हीट होगी। बराबर? यहाँ पे एक ही जन जाएगा बट वो आर पार चला जाएगा। बराबर है? ये समझा होगा हमें, और ये तो पता भी है हमें। क्लियर है क्या? ये वेव थ्योरी नहीं प्रूव करती। वेव थ्योरी क्या कहती? एनर्जी ज़्यादा, इफेक्ट ज़्यादा, वर्क ज़्यादा। बट ऐसा हो रहा क्या? नहीं। इफेक्ट तब नहीं ज़्यादा जब एनर्जी ज़्यादा, एनर्जी सेम बट इफेक्ट अलग अलग। इसका मतलब लाइट में पार्टिकल्स है, क्योंकि अब तक लाइट जो भी एनर्जी क्या आती वेव, उसका इंटेंसिटी ज़्यादा, उसकी इफेक्ट ज़्यादा, उसका वर्क डन ज़्यादा। अब देखो एनर्जी सेम बट फिर भी इफेक्ट अलग अलग। हाँ या ना? है ना? है ना? इसका मतलब लाइट इज़ बिहेविंग लाइक अ पार्टिकल, कि एनर्जी एक पार्टिकल लेके आ रहे हैं, हर पार्टिकल के पास अलग अलग एनर्जी अकॉर्डिंग टू देयर फ्रीक्वेंसी। तो अगर वो सेम एनर्जी भी लेके आ रहे होंगे तो वो वर्क डन सेम नहीं करेंगे। सही बात है? अब तक अगर एनर्जी सेम है, अनेक वेव है, तो वर्क डन सेम ही करनी चाहिए थी, क्योंकि इट इज़ जस्ट एबिलिटी। 200 जूल की एबिलिटी है तो उसने 200 जूल का वर्क करना चाहिए, बट ऐसा नहीं हो रहा है। लाइट में ये 200 जूल डिस्ट्रीब्यूटेड है अमॉन्ग द पार्टिकल्स ऑफ लाइट, ऐसा समझा जाएगा। क्लियर? तो ये आइंस्टाइन बाबा ने प्रूव करके दिया। क्लियर है? अब लोग फिर से कंफ्यूज थे यहाँ तक, फिर से वही
फिर क्या है, तो फिर लास्ट भैया जी आए, दैट इज कॉल्ड अ डी ब्रॉय, ये स्पेलिंग है उनका, इज़ अ फ्रेंच साइंटिस्ट। उन्होंने बोला बा कि तुम ऐसा देखोगे बोले तो लाइट भी वेव जैसा बिहेव कर, मतलब लाइट भी पार्टिकल जैसा बिहेव कर सकती, मतलब एक वेव पार्टिकल जैसा बिहेव करती, और एक पार्टिकल भी दिखेगा कि आपको वेव इक्वेशन फॉलो करते हुए दिखेगा। उसने इलेक्ट्रॉन का वेव इक्वेशन बना के दिखाया था, उसने स्क्रॉडिंजर ने, दैट इज नोन एज अ वर्क फंक्शन ऑफ अ इलेक्ट्रॉन, साई फंक्शन बोल के, दैट इज अ वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्क्रॉडिंजर वो एटॉमिक स्ट्रक्चर में तुम्हें हल्का हल्का सा है, 12वीं में उसका कोई काम नहीं है, बट वो रहता है। एक साइंटिस्ट है जिसने प्रूव किया था अनीस ने कि एक इलेक्ट्रॉन वेव नेचर फॉलो करता, इवन वो जब एटम के अंदर घूमता तो भी वो सीधा नहीं घूमता, वो वाइब्रेशन जैसा घूमता, दैट इज़ एनर्जी वाइब्रेशन जैसा, तो वो वेव फंक्शन फॉलो करता वहाँ पे भी। तो एक पार्टिकल वेव जैसा बिहेव कर सकता है। इलेक्ट्रॉन की एक गन बनाई थी डी ब्रॉय ने, मतलब दूसरों ने बनाई थी डी ब्रॉय के थीसिस पे, जिसमें उन्होंने इलेक्ट्रॉन बम्बार्ड किए थे, मतलब फेंक के मारे थे, तो वो इलेक्ट्रॉन सीधे नहीं गए थे, इलेक्ट्रॉन ऐसे वाइब्रेट होते होते गए थे, मतलब इलेक्ट्रॉन इन अ वेव मोशन, सो दैट इज़ कॉल्ड अ मैटर वेव। ऐसी वेव जिसमें मैटर है, इलेक्ट्रॉन है, क्लियर है। तो फिर इसने कहा था कि लाइट हैज़ अ वॉट, दोनों नेचर, और दुनिया में सारी ही चीज़ें जो मोशन करती हैं उन्हें डुअल नेचर होता है। सो दिस टाइप आज हम समझते हैं कि लाइट को डुअल नेचर है, बट भगवान जाने क्या है, लाइट ऐसा क्यों बिहेव करती, बट वो करती, दैट इज कॉल्ड द डुअल नेचर ऑफ लाइट, क्लियर है। और दुनिया का हर मैटर ही करता, क्यों करता भगवान जाने, बट करता, दैट इज नोन एज अ डुअल नेचर ऑफ मैटर। ये पूरे जवाब कभी भी नहीं दिए जाएंगे इसके, कंफर्म है क्या, बट आपको ये समझेगा आगे आगे। अभी अभी स्टार्टिंग में जिन्होंने स्टार्ट किया होगा उनको बहुत कम समझा होगा, बट जिन्होंने वीडियो लास्ट तक देखा होगा उन्हें डेफिनेटली वो घर को कुछ तो भी लेके जा रहे टैलेंट, क्लियर है। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में, दैट इज़ इन अ लेक्चर नंबर 3 में हम पढ़ेंगे क्या, कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंट होगा, जिसमें वो बेसिक सी टर्म होगी, दैट इज फोटो इमिशन, मतलब क्या, बराबर, वर्क फंक्शन मतलब क्या, रिस्टोरिंग फोर्सेस मतलब, रिस्टेनिंग फोर्सेस मतलब क्या, ठीक है, एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब क्या। थ्रेशोल्ड है कि थ्रेशोल्ड है, एक बार मैं देख लूँगा। ये 4 चीज़ें हम देखेंगे, एक फोटो इमिशन, एक फोटो इलेक्ट्रिक फंक्शन, रिस्टोरिंग फोर्सेस, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ठीक। ये 4 चीज़ें बताने के बाद अपन चालू करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंट, दैट इज अ लीनार्ड्स एंड हर्ट्ज का, इन अ लेक्चर नंबर 4, क्लियर, पक्का। तो थैंक यू।